हेलो साथियों, आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3। इससे पहले हम 2 सेट ऑलरेडी कर चुके हैं और ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट है ये साइंस का प्रैक्टिस सेट है। देखिए, इस समय तो ये स्पेशल ग्रुप डी के लिए चला रहे हैं हम, लेकिन ये ग्रुप डी के साथ साथ जितने भी अन्य एग्ज़ाम होते हैं रेलवे के, उनमें जिन भी एग्ज़ाम्स में साइंस पूछी जाती है तो उन सभी में ये काम आने वाला है और उन सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है और उसमें जो है आपके बहुत ही काम आएगा। तो चलिए देर ना करते हुए अपने आज के प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि दबाव की एसआई इकाई क्या है। तो इसमें देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर, और ऑप्शन बी है न्यूटन वर्ग मीटर, और ऑप्शन सी है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, और ऑप्शन डी है न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर। तो देखिए, इसका जो आपका राइट आंसर है वो है आपका न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो दबाव की जो एसआई इकाई होती है, जो एसआई यूनिट होती है, वो होती है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बहुत पुराने मॉडल की पेंडुलम घड़ी की कार्य पद्धति पूरी तरह से खालिस्तान थी। तो इसमें ऑप्शन है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, और या फिर विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिकल, या फिर बैटरी संचालित। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका मैकेनिकल, यानी कि जो एक बहुत पुराने मॉडल की जो पेंडुलम घड़ी थी उसका जो कार्य पद्धति थी वो थी मैकेनिकल, क्योंकि उसमें ना तो कोई सेल होता है ना कोई बैटरी होती है, और जो है वो इलेक्ट्रॉनिक भी नहीं होती है। तो उसके एक पेंडुलम होता है, वो क्या होता है कि वो आगे पीछे इस तरह से हिलता रहता है, और उस पेंडुलम के माध्यम से ही वो जो है वो घड़ी वर्क करती है, और वो घड़ी की जो सुइयाँ चलती हैं। तो इस तरह से वो घड़ी किस तरह की होगी, वो मैकेनिकल होगी, वो ना तो बैटरी संचालित है और ना ही वो इलेक्ट्रिकल है। तो इस प्रकार ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषताएं हैं। तो देखिए, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, समान आकार, सीधी, पार्श्व तौर पर उल्टी, या और आभासी। तो देखिए ये सब हैं, या फिर समान आकार है, सीधी है, उल्टी है, वास्तविक है और आवर्धित है। और ऑप्शन सी है हमारा अलग आकार है, सीधी है, उल्टी है, या और आभासी है। और नेक्स्ट ऑप्शन है अलग आकार है, इसका आवर्धित है और उल्टी है और इसी के साथ आभासी है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है आपका वो है ऑप्शन ए, यानी कि जो एक समतल दर्पण द्वारा जो बनाई गई छवि होती है वो समान आकार की होती है, सीधी होती है, पार्श्व तौर पर उल्टी होती है और इसी के साथ आभासी होती है, यानी कि वो वास्तविक ना होकर आभासी होती है। और इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तारे रात को आसमान में क्यों टिमटिमाते हैं। तो इसके जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो हैं, ऑप्शन ए है उन्नत प्रकाश के कारण, और ऑप्शन बी है नक्षत्र प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, या फिर ऑप्शन सी है हमारा प्रकाश के प्रसरण के कारण, और ऑप्शन डी है यहाँ पर गर्म वायु के कारण। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है आपका वो है नक्षत्र प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तो रात में जो जो तारे जो आसमान में टिमटिमाते हैं वो उनके पीछे जो कारण होता है वो होता है नक्षत्र प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, जो है वो जो है टिमटिमाते हैं रात में। और इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 4 कूलाम के चार्ज को स्थानांतरित करने में कितना काम किया जाता है। तो देखिए, इसमें जो है 10 वोल्ट के विभवांतर दे रखा है, और इसमें 4 सी का मतलब यहाँ पर कूलाम है, तो ये चार कूलाम दे रखा है, और यहाँ पर 4 कूलाम ये क्या है, ये आवेश है, और ये क्या है हमारा जो है विभवांतर है। तो देखिए, बी बराबर क्या होता है, बी बराबर होता है W/Q, और यहाँ पर Q का मतलब है आवेश।
तो बी का मतलब कार्य हो गया, क्यू का आवेश हो गया यहाँ पर, और जो ये वाला बी है इसका मतलब हो गया विभवांतर। तो बी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है, और डब्ल्यू का मतलब यहाँ कार्य, क्यू का आवेश। तो यहाँ पर हमारा, तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हमें निकालना कितना काम किया जाता है, यानी कि हमें डब्ल्यू चाहिए, यानी कार्य चाहिए। तो डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा बी इंटू क्यू, यानी कि विभवांतर इंटू आवेश। तो यहाँ पर विभवांतर कितना दिया हुआ है, तो वो दिया हुआ है 10 वोल्ट, और इंटू आवेश जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4 कूलाम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका W बराबर, W यानी कार्य, तो W बराबर हमारा आंसर हो जाएगा 40, और ये जो होगा ये होगा जूल, क्योंकि कार्य की जो इकाई होती है, मात्रक, वो होता है जूल। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर जो हो गया वो हो गया जूल, यानी कि 40 जूल, यानी कि ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन है चालक, विद्युतरोधी, प्रतिरोधक या फिर अर्धचालक। तो देखिए जो अत्यधिक प्रतिरोध वाला चालक होता है उसे जो कहा जाता है उसे कहा जाता है आपका प्रतिरोध। तो इसका भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, यह है विद्युत बल्ब में प्रकाश देने वाले पतले तार को खालिस्तान कहा जाता है। तो देखिए ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं प्रतिरोध और फ्यूज, रिले और फिलामेंट। तो देखिए जो विद्युत बल्ब में जो प्रकाश देने वाला जो पतला तार होता है उसे जो कहा जाता है उसे कहा जाता है आपका फिलामेंट, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलाई मशीन के निरूपित किस्म के आविष्कार के लिए प्रथम अमेरिकी पेटेंट किसे प्रदान किया गया था। तो इसमें देखिए ऑप्शन है एलायस होवे, या फिर एलेजेंड्रो वोल्टा, या फिर अर्नेस्ट रदरफोर्ड, या फिर जॉन नेपियर। तो देखिए सिलाई मशीन के जो निरूपित किस्म के आविष्कार के लिए जो प्रथम अमेरिकी पेटेंट प्रदान किया गया था वो किया गया था आपका एलायस होवे को। तो एलायस होवे इसका राइट आंसर हो गया। इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, और ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये क्या कह रहा है। देखिए ये कह रहा है कि निम्न में से किस प्राणी उत्तक में चपटी कोशिकाएं होती हैं। तो इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो हैं, ऑप्शन ए है प्लाज्मा कोशिकाएं, और ऑप्शन बी है घनाभाकार उपकला, या फिर ऑप्शन सी है सल्की उपकला, या फिर ऑप्शन डी है मास्ट कोशिकाएं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है आपका वो है सल्की उपकला, यानी कि सल्की उपकला जो प्राणी उत्तक है इनमें क्या होता है कि इनमें चपटी कोशिकाएं होती हैं। और इसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा देखिए यहाँ पर है, और ये क्वेश्चन है हमारा खालिस्तान विकास के सिद्धांत से संबंधित है, यानी कि कौन जो है विकास के सिद्धांत से संबंधित है ये हमें बताना है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं मिलर, चार्ल्स डार्विन, जीन बेप्टिस्ट लेमार्क, या फिर ग्रेगर मेंडल। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है आपका वो है चार्ल्स डार्विन, यानी कि चार्ल्स डार्विन जो है विकास के सिद्धांत से संबंधित हैं। इन्होंने जो है विकास का सिद्धांत दिया था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, मानव हृदय में फुफ्फुसीय शिरा से जुड़ी होती है। मतलब फुफ्फुसीय शिरा किससे जुड़ी हुई होती है ये हमें बताना है। तो इसके जो ऑप्शन है वो हैं बाएं नीलिन से, बाएं आलिन से, या फिर दाएं आलिन से, या फिर बाएं नीले से, या फिर दाएं नीले से। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है आपका वो है ऑप्शन ए, यानी बाएं आलिन से। तो जो फुफ्फुसीय शिरा होती है ये बाएं आलिन से जुड़ी हुई होती है। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 12 नंबर, ये है मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है।
तो ये हमें बताना है कि मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है। तो इसमें ऑप्शन है मस्तिष्क का मध्य भाग, या फिर ऑप्शन बी है मस्तिष्क का अगला भाग, या फिर ऑप्शन सी है यहाँ पर मज्जा, और ऑप्शन डी है यहाँ पर अनुमस्तिष्क। तो देखिए जो मस्तिष्क का जो हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है वो हिस्सा है आपका मज्जा। तो मज्जा जो है ये क्या करता है, ये सांस लेने को नियंत्रित करता है, और ये मस्तिष्क का एक भाग है जिसे, ठीक है ना। और इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये है अगला क्वेश्चन, निषेचित अंडा युग्मज खालिस्तान की परत में समाविष्ट हो जाता है। तो देखिए निषेचित जो अंडा युग्मज होता है, ये जो मतलब समाविष्ट होता है वो होता है गर्भाशय में, यानी कि जो युग्मज है गर्भाशय की परत में समाविष्ट हो जाता है। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। तो देखिए इसमें ऑप्शन जिसमें जो है दिया हुआ है कि मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, और खसरा जीवाणु से होता है, और टिटनेस जीवाणु से होता है, टाइफाइड जीवाणु से होता है। तो देखिए इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी खसरा। खसरा क्या होता है, ये जीवाणु से नहीं होता है, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पर इसका गलत है। और इसके बाद जो है हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये जो खसरा होता है ये एक वायरस से होता है यहाँ पर, इस कारण ये सही नहीं है। यहाँ पर ये होता है वायरस से। यहाँ पर ये वायरस से होता है, तो वायरस से आप यहाँ पर बीआई से समझ लेना कि वायरस। ठीक है ना। इसके बाद बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किस पौधे को ब्रायोफाइट के वर्ग में शामिल किया जाता है, यह किया गया है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं यूलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा, या फिर रिक्शिया, या फिर मार्सिलिया। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है आपका वो है ऑप्शन सी, यानी कि रिक्शिया। तो जो वृक्षीय पौधा होता है इसे ब्रायोफाइट के वर्ग में शामिल किया जाता है। इसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये है गार्ड कोशिकाएं किस प्रक्रिया में शामिल हैं। तो देखिए इसमें ऑप्शन है बाष्पोत्सर्जन, परिसंचरण, या फिर भोजन का परिवहन, या फिर उष्ण कटिबंधीय गति। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है आपका वो है बाष्पोत्सर्जन। तो जो ये गार्ड कोशिकाएं होती हैं ये जो होती हैं बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में शामिल होती हैं। तो इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। और ये क्वेश्चन है हमारा, एक पौधे में इनमें से क्या एक चीज बीज में परिवर्तित होता है। तो देखिए ये इसमें ऑप्शन है वर्तिकाग्र, अंडाशय, वर्तिका, या फिर बीजांड। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बीजांड। तो जो पौधे में जो एक बीज में परिवर्तित होता है वो होता है आपका बीजांड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में मवेशी रोग निगरानी एवं पूर्वानुमान प्रणाली का क्या नाम है। तो इसमें ऑप्शन है केटल सेफ्टी लेबोरेटरी, या फिर एनिमल सेफ्टी लेबोरेटरी, या फिर बायो सेफ्टी लेबोरेटरी, या फिर केटल मॉनिटरिंग लेबोरेटरी। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है आपका वो है बायो सेफ्टी लेबोरेटरी। तो बायो सेफ्टी लेबोरेटरी इसका राइट आंसर हो गया आपका। इसके बाद बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह विजातीय मिश्रण जिसमें विलय के कण घुलते नहीं हैं बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं खालिस्तान कहलाता है। तो देखिए जिसमें जो है विलय के कण घुलते नहीं हैं बल्कि उसमें जो है इसी तरह से बने रहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो इसके जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं असंतृप्त विलयन और सस्पेंशन, या फिर क्लोराइड मतलब कोलाइड, या फिर संतृप्त विलयन। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है आपका वो है सस्पेंशन, यानी कि जिसमें विलय के कण घुलते नहीं हैं बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं उसे हम सस्पेंशन कहते हैं। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने अणु होते हैं? तो देखिए 1 ग्राम हाइड्रोजन में जो अणुओं की संख्या होती है वो होती है आपका 3.01 गुणा 10⁻23 ग्राम। मतलब ग्राम में 1 ग्राम हाइड्रोजन में इतने ये अणु होते हैं, 3.01 गुणा 10⁻23 अणु। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए वो है यहाँ पर, पानी H2O के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान की गणना करें। तो देखिए इसमें ऑप्शन जो दिए हुए हैं, अब इसे हम देख लेते हैं। देखिए पानी के जो आणविक द्रव्यमान निकाला जाता है वो इस प्रकार निकाला है, यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने अणु हैं? 2। तो हाइड्रोजन का कितना वो होता है? वो होता है 1। जो परमाणु जो क्रमांक होता है वो 1 होता है। और इसके बाद प्लस यहाँ पर तो H2O का हो गया, H2 का हो गया, और O का क्या होता है? ऑक्सीजन, और इसका कितना होता है? 16। तो इस प्रकार इनका कितना आंसर हो गया? इनका आंसर हो गया 2। 2 के गुणा 1 से करेंगे 2 आएगा, और प्लस 16 यानी कि इतना हो जाएगा 18। 18 इसका हो गया आंसर आपका। तो कितना जो आणविक द्रव्यमान जो है इसका कितना होता है? वो होता है 18। तो इस प्रकार अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,3 है? तो इसमें ऑप्शन है मैग्नीशियम, और ऑप्शन बी है एल्युमिनियम, और ऑप्शन सी है ऑर्गन, और ऑप्शन डी है सोडियम। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है आपका वो है आपका एल्युमिनियम, यानी कि एल्युमिनियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 2,8,3। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इनमें से किन 2 तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है? तो देखिए जो 2 संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो समान होती है वो होती है आपका फ्लोरीन और क्लोरीन में, यानी कि आप यहाँ पर फ्लोरीन और Cl क्लोरीन। तो फ्लोरीन और क्लोरीन में जो है संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। तो इस प्रकार ये हो गया इसका राइट आंसर। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाने का नमक NaCl किससे बना होता है? तो देखिए इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार से, या फिर एक कमज़ोर अम्ल और एक कमज़ोर क्षार से, या फिर एक कमज़ोर अम्ल और एक मजबूत क्षार से, या फिर एक मजबूत अम्ल और एक कमज़ोर क्षार से। तो देखिए जो हमारा खाने का नमक होता है वो जो बना होता है आपका वो होता है एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार से। तो एक जो एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार से बना हुआ होता है जो हमारे खाने का नमक होता है। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, यह है धावन सोडा का सही सूत्र क्या है? तो देखिए धावन सोडा का जो सही फॉर्मूला होता है वो होता है आपका Na2CO3 10H2O। तो ये होता है धावन सोडा का हमारा फॉर्मूला सूत्र। तो आज का प्रैक्टिस सेट हमारा यहीं पर समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तो देखिए अगर वीडियो पसंद आया करे आपको तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, तो हम आगे और
अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की कोई प्रयास करते हैं आपके लिए। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।